चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे गणराज्य। ठीक है, गणराज्यों के विषय में हम लोग क्या पढ़े थे? कितने गणराज्य हम लोग पढ़े थे? हमने बताया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 10 गणराज्य उत्तर भारत में, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमि पर विद्यमान थे। इसमें से कितने गणराज्यों के विषय में बातचीत हो चुकी थी? कौन कौन से? कोलीय तक हो गया था। ठीक है, हम लोगों ने कोलीय गणराज्य तक पढ़ा था और कोलीय गणराज्य के बाद पिपली वन नहीं मौर्य गणराज्य पढ़ा था। पिपली वन के मौर्य पढ़ा था। अगला गणराज्य क्या है? कुशीनारा के। आपका गोरखपुर से सटा हुआ जिला कुशीनगर। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही कुशीनगर कुशीनारा के नाम से जाना जाता था और इस कुशीनारा के क्षेत्र पर मल्ल जाति के लोगों का राज्य था, जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। ठीक है, इसके बाद है पावा के मल्ल। ठीक है, ये मल्ल जाति के जो लोग थे, मल्लों का जो गणराज्य था, ये 2 जगह पर स्थापित था। एक है कुशीनारा और दूसरा है पावा। कुशीनगर के बगल में जो जगह है पडरौना, इस पडरौना क्षेत्र को ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पावा के नाम से जाना जाता था, पावापुरी के नाम से जाना जाता था और मल्ल गणराज्य की एक शाखा का अस्तित्व यहाँ पर भी विद्यमान था। अगला क्या है? वैशाली। और वैशाली के लिच्छवी। बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, बसाढ़ का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र प्राचीन काल में वैशाली के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो खैर वैशाली के नाम से जाना ही जाता था। आगे चलकर आप देखेंगे कि यह वैशाली का जो क्षेत्र है, ये सामरिक रूप से भारत के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ये वैशाली का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, आगे चलकर यह क्षेत्र मगध महाजनपद जैसे शक्तिशाली महाजनपद की राजधानी बना। आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं ना? 16 महाजनपद में एक महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी हमने बताई थी गिरिव्रज। गिरिव्रज शुरुआती दौर में मगध महाजनपद की राजधानी थी। गिरिव्रज के बाद इस महाजनपद की राजधानी हुई राजगृह और राजगृह के बाद इस महाजनपद की राजधानी ट्रांसफर हुई पाटलिपुत्र। ठीक है, ये वैशाली जो नगर आप देख रहे हैं, किसी समय मगध महाजनपद की एक अतिरिक्त राजधानी के रूप में ये वैशाली नगर प्रतिष्ठित हुआ था। सम्राट अशोक, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे शासकों ने इस वैशाली क्षेत्र पर शासन किया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस वैशाली के क्षेत्र में लिच्छवियों का गणराज्य। लिच्छवी एक क्षत्रिय जाति थी और इस जाति के लोग वैशाली के क्षेत्र पर शासन करते थे। सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें, सैन्य बल के दृष्टिकोण से अगर हम कहें, तो इन 10 गणराज्यों में लिच्छवियों का जो गणराज्य है, वैशाली के लिच्छवियों का जो गणराज्य है, वो बड़ा ही शक्तिशाली गणराज्य था। इसी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ आप आगे पढ़ेंगे कि मगध महाजनपद के अजातशत्रु जैसे शासक को 16 वर्षों तक लगातार युद्ध करना पड़ा। ये वैशाली कोई छोटा मोटा या आम खास गणराज्य नहीं है। इस वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक को 16 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के वैशाली पर विजय प्राप्त कर पाए थे अजातशत्रु। तो 10 गणराज्यों में एक महत्वपूर्ण गणराज्य आपका वैशाली का लिच्छवियों का भी गणराज्य है। लिच्छवियों के बारे में आगे हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना भी है, इसलिए इसको कहीं नोट डाउन किए रखिए। वैशाली के लिच्छवियों के विषय में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला गणराज्य क्या था? अभी मगध आने दीजिए, मगध के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
मगध महाजनपद में शुरुआती दौर में हर्यंक वंश का शासन हुआ। इस वंश में 2-3 बड़े प्रतापी शासक हुए हैं, जैसे बिंबिसार, ये अजातशत्रु जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी बिंबिसार का बेटा है, हर्यंक वंश का शासक है। फिर इस अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, जिसके विषय में मैंने कहा था पाटलिपुत्र नगर बसाया था उसने, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। तो मगध महाजनपद के विषय में हमें विस्तार से पढ़ना है, इसलिए हम लोग इस मगध महाजनपद के विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगला महाजनपद क्या है? गणराज्य क्या है? मिथिला। मिथिला कहाँ है? मिथिला के विदेश। मिथिला कहाँ है? बिहार। बहुत सही। क्या नाम है? बिहार में नहीं है, बिहार और नेपाल की सीमा जहां मिलती है, बिहार जो राज्य है वर्तमान समय में आज का, ऊपर उसके नेपाल है। भारत का नक्शा ये है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे है, जो भी है नक्शा ठीक नहीं बना पा रहे हैं। ये आपका बिहार है और यहाँ पूरा ये नेपाल ऐसे है ना। तो बिहार जहां पर नेपाल से मिलता है, वहां पर आज भी एक जगह है जिसे हम जनकपुर के नाम से जानते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल का एक जिला है जनकपुर। इसी जनकपुर को प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिथिला के नाम से जाना जाता था, मिथिलांचल के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर विदेह जाति के लोगों का राज्य था, विदेह का गणराज्य था। ठीक है। अगला गणराज्य राम नाम के कोली। कहाँ के? राम नाम के कोली। अब देखिए, ये कोलियों का गणराज्य भी बड़ा शक्तिशाली था। आप देखेंगे कि सरयू और रोहिणी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, रोहिणी नदी आपकी बहती है यहीं बगल से, आप देखते होंगे। रोहिन जिसको आप लोग कहते हैं, रोहिन और सरयू यानी कि जो आपकी फैजाबाद और अवध मंडल के क्षेत्र में बहती है, रोहिन और सरयू के बीच का जो क्षेत्र है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राम गांव के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर कोलीय जनजाति के लोगों का निवास था, कोलियों का गणराज्य था। ये कोलीय जो थे वो शाक के गणराज्य के पड़ोसी थे, कपिलवस्तु के शाक के। ठीक है। शाक के और कोलीय गणराज्य अब एक दूसरे के पड़ोसी थे, और इन दोनों गणराज्यों के बीच से होकर के रोहिणी नदी बहती थी। एक तरफ शाक्य थे और दूसरी तरफ कोलीय थे। इन दोनों गणराज्यों की विभाजक रेखा के बीच में, विभाजक रेखा के रूप में बीच में ये रोहिणी नदी बहती थी। रोहिणी नदी के एक तरफ शाक्यों का गणराज्य है, रोहिणी नदी के दूसरे तरफ आपके कोलियों का गणराज्य है, और इसी रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के शाक्य और कोलीय गणराज्यों में लगातार संघर्ष होता रहता था। जैसे अब तो आपके पास खेती करने के कई संसाधन हो गए, सिंचाई के, ट्यूबवेल है, नलकूप है, नहरें हैं, है ना। प्राचीन काल में सिंचाई या तो नदियों के जल द्वारा होती थी, या छोटे छोटे कुएं, कच्चे कुएं बनाए जाते थे। उन कच्चे कुओं द्वारा खेती की सिंचाई होती थी। सामान्य तौर पर नदियां ही सिंचाई की प्रमुख साधन हुआ करती थी। नदियों के किनारे ही कृषकों के खेत हुआ करते थे। इधर कोलियों के खेत हैं, इधर शाकियों के खेत हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो नहरों द्वारा अपने खेत की सिंचाई किए हैं? आप लोग कभी सुने हैं या देखे हैं या किए हैं? नहरों द्वारा, नहरों में पानी आता था। ये बगल में आपके कॉलेज के जस्ट बगल में एक नहर जा रही है, ठीक है। ये नहर बड़ी पुरानी नहर है। इसी नहर के पानी से पहले इस इलाके के आसपास के क्षेत्र में जितने भी अगल बगल गांव आप देख रहे हैं, इसी नहर के पानी से उनके खेत सींचे जाते थे। नहर बह रही है, नहर को कहीं से काट के और उसकी पानी अपने खेत में मोड़ लिए हम, ठीक है। तो इन खेतों की सिंचाई के इस कार्य में अक्सर किसानों का झगड़ा होता रहता था। मान लीजिए यहाँ से एक नहर बह के ऐसे आ रही है,
यहाँ पे हमारा खेत है, यहाँ पे इनका खेत है, यहाँ पे उनका खेत है, तो पता चला कि यही घेर के और इधर काट लिए हैं, फलाने अपने खेत में पानी चला रहा है, उस नहर में पानी आगे आ ही नहीं रहा। ये भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो कि भैया हमको भी हमारे खेत के लिए पानी चाहिए, तो अपना बंद करो, बहुत चीज के हमको भी पानी दो। ठीक है कि नहीं, हमारा खेत ज्यादा है, हम ज्यादा सींचे, बार बार बढ़ेगा, क्या होगा, मार्केट। ठीक है, तो शाक्यों और कोलियों के बीच इस रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर के लगातार संघर्ष होते रहते थे। एक दूसरे के पड़ोसी थे, इसलिए लगातार इनमें संघर्ष होता रहता था। ये एक सामान्य परिचय हमने दिया है आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्यों का, कि महाजनपदों के समानांतर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ गणतंत्रात्मक राज्य भी थे। कौन कौन से थे हमने आपको बताया, और ये सारे के सारे क्षेत्र गणतंत्रात्मक शासन पद्धति से संचालित होते थे। ठीक है, जैसे कि आज हमारा भारत देश है, भारत में गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है, भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति है। हमने आपको कल गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के विषय में बताया भी था कि गणतंत्रात्मक शासन पद्धति वह शासन पद्धति होती है जिसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जनता पर शासन किया जाता है। भारत के संदर्भ में आप देख ही रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसके अंतर्गत हम अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसके तहत हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फिर राज्य और केंद्र को, देश को संचालित करते हैं। अकेले अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने मंत्रिमंडल के विचार विमर्श से, अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से ये देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री अकेले नहीं करता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय अकेले कर लेगा। जैसे कोई भी नया संविधान लाना हो, कोई भी नियम बनाना हो, ठीक है, जैसे अभी हुआ था ना कृषि सुधार बिल, अभी साल भर पहले की बात है, बड़ी सुर्खियों में था। केंद्र सरकार ने एक नया बिल लाया था, कृषि सुधार बिल या किसान बिल के नाम से जिसे हम जानते हैं। उस किसान बिल को पहले लोकसभा में पारित करवाना पड़ता है, फिर उसे राज्यसभा में पारित करवाना पड़ता है। किसी भी प्रकार के इस तरह के जो भी नियम देश में लगाए जाते हैं, देश के लिए बनाए जाते हैं, कोई भी संविधान अगर बनाया जाता है देश के लिए, तो उसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही वह नियम देश पर इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। ये गणतंत्रात्मक शासन पद्धति होती है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, आपस में समझकर, बैठकर, बातचीत के आधार पर सामूहिकता के साथ निर्णय लेकर के नियम बनाए जाएं और उसे देश पर, समाज पर इंप्लीमेंट किया जाए। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये जितने भी गणराज्य आप लोगों ने देखा, 10 गणराज्यों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, इन 10 गणराज्यों की शासन पद्धति भी ऐसी ही थी जैसे वर्तमान भारत की शासन पद्धति है। चलिए इनके संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गणराज्यों का संविधान कैसा था, इनकी शासन पद्धति कैसी थी, कैसा शासन चलाया जाता था, कैसा शासन होता था, इसके विषय में एक बार देखिए। देखिए, सबसे पहले एक शब्द ध्यान में रखिए, संस्था। जैसे आज हमारी संसद, राजनीति शास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं भाई? राजनीति शास्त्र किनका विषय है, रहा भाई? ठीक है, ज्यादातर लोग राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं। आप लोग राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो भारत की राजनीति के कुछ मूलभूत तत्व आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति होता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत के संवैधानिक 2 सदन है जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ये सब थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारियां आप लोग रखते होंगे। भारत के संदर्भ में हमने बताया कि जब भी कोई नियम वगैरह बनाने होते हैं समाज के लिए, तो ये नियम कहाँ बनाए जाते हैं?
हाँ? संसद में, ठीक है। संसद, भारत की संसद कहाँ है? हाँ? दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, जिसे हम संसद भवन कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस वो कहाँ है? दिल्ली। आप देखते होंगे कि संसद के तमाम सत्र होते हैं, जैसे मानसून सत्र है, बजट सत्र है, संसद की गतिविधियां जो चलती हैं वो अलग अलग सत्रों में अलग अलग चलती हैं। कोई भी नियम आना होता है समाज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पहले उस नियम पर संसद में चर्चा परिचर्चा होती है, वो बिल लाया जाता है संसद में। कुछ लोग उस बिल के पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उस बिल के विपक्ष में होते हैं, जैसे अभी कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता की बात चल रही है। ये कॉमन सिविल कोड गवर्नमेंट लाना चाह रही है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाना चाह रही है, ठीक है, ताकि समाज में समभाव की, समता की स्थिति पैदा हो सके। तो गवर्नमेंट चाह रही है तो वो सीधे समाज पे लागू तो कर नहीं सकती है, जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदित न कर दें, संसद के दोनों सदन से जब तक वो प्रस्ताव पास न हो जाए तब तक तो वो नियम नहीं बन सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि उन प्रस्तावों पर लगातार बहस हो रही है। इसी तरह से प्राचीन गणराज्य जो हमारे हैं, जिनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकी शासन व्यवस्था भी संस्थागार से ही रेगुलेट होती थी, संचालित होती थी। जैसे भारत की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था संसद से गवर्न होती है, उसी तरह गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था उनके संस्थागार से गवर्न होती थी। एक भवन होता था, एक बहुत बड़ा भवन होता था जिसे संस्थागार कहा जाता था, और इस संस्थागार में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते थे वो आपस में बैठकर विचार विमर्श करते थे कि कौन सा नियम बनाया जाए, क्या नियम बनाया जाए, और उस पर बाकायदा बहस होती थी। उस पर निर्णय की स्थिति न आने पर मतदान की व्यवस्था होती थी, मतदान होते थे, मत गिने जाते थे, पक्ष में कितने मत पड़े, विपक्ष में कितने मत पड़े। पक्ष में अगर ज्यादा मत हैं तो वो नियम पारित कर दिया जाता था, विपक्ष में ज्यादा मत हैं तो नियम को खारिज कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से गणराज्यों की जो भी शासन व्यवस्था है वो उनके संस्थागारों से गवर्न होती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कोलीय गणराज्य में रहते हैं। चलिए अब गणराज्यों का उदाहरण लेकर के बात किया जाए। मान लीजिए कि हम कोलीय गणराज्य के निवासी हैं, ठीक है, आप शाक्य गणराज्य के निवासी हैं। आपके गणराज्य द्वारा हमारे गणराज्य पर आक्रमण कर दिया गया, यानी कि आपके गणराज्य के जो गण प्रमुख हैं, राजा हम नहीं कह सकते हैं, गण प्रमुख कह सकते हैं, उन्होंने सेना लेकर के हमारे गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। अब हमें यह सोचना है कि हम आपके आक्रमण के जवाब में सेना लेकर मैदान में उतरें, या हम आपसे संधि कर लें, या हम अपना गणराज्य छोड़कर भाग जाएं, ठीक है। हमारे पास तीन विकल्प है, लेकिन ये निर्णय लेगा कौन कि क्या करना है? नहीं, हम नहीं लेंगे। हमने कहा ना कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से संचालित होती है। आप पढ़ेंगे, अगर बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, उस गणराज्य के लोगों द्वारा 7,707 प्रतिनिधियों को चुन के संस्थागार में भेजा गया था। समाज से चुने हुए ये 7,707 प्रतिनिधि थे जो संस्थागार के सदस्य थे। ये सदस्य ही आपस में बैठकर निर्णय लेते थे कि क्या किया जाए, ठीक है। हर गणराज्य में संस्थागार होता था, और उस संस्थागार के कुछ इलेक्टेड पर्सन होते थे, जनता द्वारा चुने गए कुछ व्यक्ति होते थे जो उस गणराज्य के लिए नियम कानून बनाते थे। ये सदस्य आपस में एक सदस्य का चुनाव करते थे, जिस सदस्य को गण प्रमुख कहा जाता था। जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब बनता है, लोकसभा का चुनाव तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री लड़ता नहीं, पार्टियां लड़ती हैं, पार्टियां सीट जीतती हैं। तो जो पार्टी ज्यादा सीट जीतती है, जिसे बहुमत ज्यादा होता है, वो अपने पार्टी की एक बैठक करती है
और उस बैठक में अपने संसदीय दल का नेता चुनती है कि हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट ये होता है ना। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ये हो गए। ये प्रतिनिधि आपस में बैठ करके चुनाव करते हैं कि हमारा प्रमुख कौन होगा। तो एक व्यक्ति कोई प्रमुख चुना जाता है और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गण प्रमुख कहा जाता है। इसी गण प्रमुख की देखरेख में संस्थागार में बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसी गण प्रमुख के देखरेख में संस्थागार की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं और इसी गण प्रमुख के देखरेख में इस संस्थागार में नियम कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो मान लीजिए शाक्यों ने कोलियों पर आक्रमण कर दिया, तो कोलिये क्या करेंगे? सबसे पहले संस्थागार में एक बैठक बुलाएंगे। किसकी? जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि आएंगे कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है, क्या किया जाए। ठीक है, संस्थागार का सत्र चलता है। संस्थागार में बैठने की व्यवस्था होती है इन सदस्यों के। संस्थागार में इन सदस्यों के बैठने की व्यवस्था जो अधिकारी करता था, ऐसा नहीं है कि जिसकी जहां मर्जी वहां जाके बैठ गए। यहाँ पे तो आपकी मर्जी चल रही है, क्लास में आप घुस रहे हैं, जिसकी जहां मर्जी हो रहा है वो वहां बैठ जा रहा है। लेकिन संस्थागार में कौन सा सदस्य कहां बैठेगा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था और उस अधिकारी का नाम होता था आसन प्रज्ञापक। ये अधिकारी जो होता था, आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी जो होता था, ये संस्थागार में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था को देखता था, गवर्न करता था, सबको बैठाता था। ठीक है, सभी सदस्य आ गए, बैठ गए, विचार विमर्श शुरू हुआ। गण प्रमुख खड़ा होते थे और गण प्रमुख कहते थे कि आज की यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारे गणराज्य पर शाक्य गणराज्य का आक्रमण हो गया है। इसके लिए या इसके उत्तर में हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर के हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि सहमति से निर्णय लें, आपसी सहमति से निर्णय लें। तो जो प्रस्ताव गण प्रमुख के द्वारा सदस्यों के सामने रखा जाता था, उस प्रस्ताव को ज्ञप्ति कहा जाता था। ठीक है, गण प्रमुख जो होता था वो ज्ञप्ति लाता था और इस ज्ञप्ति पे फिर विचार विमर्श होना शुरू होता था। अब 7,700 सदस्य हैं, 7,707 सदस्य हैं, तो निर्णय तो तुरंत आना नहीं है। बक्षम होता था, 4 जनी कहते थे हाँ हाँ आक्रमण के बदले में हमको भी आक्रमण करना चाहिए, हमारी सेना कोई छोटी मोटी थोड़ी है। 4 जनी कहते थे कि नहीं, फलाना बहुत ज़्यादा सेना लेके आया है, हमारी सेना पराजित हो सकती है, इसलिए हमें संधि कर लेना चाहिए। 4 लोग कुछ और कहते थे कि अरे भैया मार काट में क्या रखा हुआ है, चलिए हम उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 4 जनी कुछ और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ना हम मार काट करेंगे, ना हम आत्मसमर्पण करेंगे, ना हम अधीनता करेंगे, हमको अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाना चाहिए, अपनी अपनी जान बचानी चाहिए। तो जब इस तरह से बात होने लगेगी तो कोई एक निर्णय पे आदमी पहुंच पाएगा? असंभव है। ठीक है, बातचीत होती थी और बातचीत के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर जब कोई निर्णय नहीं निकलता था कि हमें वास्तव में करना क्या है, तब क्या होता था? तब क्या होता था? तब मतदान की व्यवस्था थी। ठीक है, जब आपसी बातचीत के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकल पाता था, तब ऐसी स्थिति में गणराज्यों में, संस्थागारों में मतदान की व्यवस्था होती थी कि भैया ठीक है, जो जो चाह रहा है वो अपना मत दे दे, मत के आधार पर देख लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। जैसे अभी हम कहें कि इस क्लास का मॉनिटर कौन रहेगा, तो सब आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, कोई निर्णय नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर हम कह दे रहे हैं कि क्लास का मॉनिटर ये अथवा ये हो सकते हैं, आप किसे चुनना चाहते हैं। यहीं एक बक्सा ला के रख दिए, तो आप में जो इनको चाह रही हैं मॉनिटर बनने के लिए, इनके पक्ष में मतदान कर देंगे। जो लोग इनको मॉनिटर बना देखना चाह रहे हैं वो इनके पक्ष में मतदान कर देंगे। दोनों मत गिन लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा होगा वो क्लास का मॉनिटर होगा। यानी कि जब अनिर्णय की स्थिति होती है या होती थी गणराज्यों में, तब क्या व्यवस्था थी? मतदान की व्यवस्था थी। मतदान कौन करेगा? सदस्य करेंगे, क्योंकि सदस्य किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं आपकी बातचीत के आधार पर, इसलिए ये सदस्य मतदान करते थे। अब इन सदस्यों
का मत लेने के लिए एक अधिकारी दूसरा नियुक्त होता था, जिसे कहा जाता था शलाका ग्राहक। ये शलाका ग्राहक जो होता था, ये मतदान अधिकारी होता था, यानी कि वोटिंग कराने का जो अधिकारी होता था, जैसे आज वर्तमान समय में भारत में है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, वो देश में वोट कराते हैं। तो ये एक तरीके से मतदान अधिकारी होता था और इसी की देख रेख में मतदान होता था। मतदान भी 3 तरह का होता था। एक मतदान का प्रकार था घूढ़क, एक मतदान का प्रकार था सकर्ण जलपक और एक मतदान होता था विवृतक। ठीक है, ये 3 तरह के मतदान होते थे। आज का काम आपका ये है कि किताबें हमने आपको दे दी हैं, ये 3 तरह के मतदान क्या क्या होते थे। घूढ़क मतदान के अंतर्गत क्या होता था, सकर्ण जलपक प्रकार का मतदान क्या होता था, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, और विवृतक प्रकार का मतदान क्या होता था, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था। ये कल पढ़ के आइएगा, हम आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है।